हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिस्टोरिका। आज हम लोग समझेंगे जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक, जो भी कहा जाए उसका नाम है कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। ओके, और इसके पहले हम लोगों ने सभी कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया है और जान लिया है कि कोशिका में किस कोशिकांग का क्या काम रहता है। ओके, तो आज की क्लास रहेगी हम लोगों की सेल डिवीजन पर आधारित यानी कि कोशिका विभाजन पर आधारित। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि कोशिका विभाजन मुख्यतः कोशिका में सेंट्रोसोम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो सेंट्रोसोम के माध्यम से होता है। ओके, और सेंट्रोसोम को हिंदी भाषा में तारककाय भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहा जाता है? तारककाय। ओके, पहले वाली क्लासेस, पिछली क्लासेस में जो बीत चुकी क्लासेस हैं पीछे, आप जाकर के देखेंगे तो मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है कि सेंट्रोसोम का क्या काम रहता है और कोशिका में इसकी क्या महत्वता रहती है। ओके, तो कोशिका विभाजन, और मैंने तब कहा भी था कि कोशिका विभाजन मुख्यतः सेंट्रोसोम के माध्यम से ही होता है और कोशिका विभाजन बहुत लेंथी टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। ओके, तो देखते हैं कोशिका विभाजन के बारे में यानी कि सेल डिवीजन के बारे में। हम जानते हैं कि कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और उन सभी कोशिकांगों में सेंट्रोसोम एक प्रमुख कोशिकांग होता है। सेंट्रोसोम के माध्यम से ही कोशिका विभाजन का कार्य पूरा होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः, कोशिका विभाजन की परिभाषा क्या कह सकते हैं? तो एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं में बंटना या एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में बंटने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। इस क्रिया को कौन संपन्न करता है? कौन सा कोशिकांग संपन्न करता है? तो इस क्रिया को सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय संपन्न करता है। ओके, और मैंने एक डेफिनेशन लिखी भी है कि एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। ओके, एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजन कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। और हम जानते हैं कि कोशिका विभाजन तभी होता है जब या तो हमारे शरीर में कोशिकाओं की क्षति हो या फिर जनन के समय कोशिका विभाजन होता है। और जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनको अपनी जाति को बढ़ाने के लिए, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनको अपनी जाति या प्रजाति को बढ़ाने के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। और इस कोशिका विभाजन के माध्यम से ही कोरोना वायरस जैसा घातक वायरस हमारे बीच इतने घातक रूप में फैला था, क्योंकि इसी के माध्यम से वायरस या बैक्टीरिया अपने जैसे ही कोशिकाओं को जन्म देते हैं और उन कोशिकाओं के माध्यम से हमारे चारों ओर क्षति हुई थी। कोविड-19 ने जिस प्रकार से क्षति पहुंचाई वो ताजा उदाहरण है कोशिका विभाजन का, अगर हम देखें तो। ओके, तो देख लेते हैं कोशिका विभाजन के विषय में। सबसे पहले तो एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी कि मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगी और उस स्थान का जो लाइसोसोम था, उस स्थान के लाइसोसोम ने अपना एंजाइम छोड़ा, और आत्मघाती थैली तो कहा ही जाता है लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम ने अपना एंजाइम छोड़ा और वहां की सारी कोशिकाओं को मार दिया। फिर क्या होगा? वहां पे अपने चारों ओर की कोशिकाओं के माध्यम से कोशिका विभाजन होगा और उस कोशिका विभाजन के माध्यम से पुनः वहां पर स्किन आएगी या फिर वहां का घाव भरेगा। तो इसी प्रकार की क्रिया होती है, उसी को कहा जाता है कोशिका विभाजन। जब हमारे शरीर में कहीं भी घाव होता है, जब हमारी स्किन कटती है, जब हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है, तो वहां पे कोशिकाएं मरती हैं और उन कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का जन्म होता है, जिन्हें जिस क्रिया से उन कोशिकाओं का जन्म होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं कोशिका विभाजन। ओके, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं कोशिका विभाजन। यानी कि मान लीजिए कोशिका है,
मान लीजिए कोशिका है, इस कोशिका में जब कोशिका विभाजन होगा तो वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, और अगर जरूरत के आधार पर अगर जरूरत पड़ी तो ये कोशिका 4 भागों में भी बढ़ सकती है। जिस प्रकार से अमीबा में प्रजनन विधि होती है, उसी प्रकार से ये कोशिका विभाजन होता है। ओके, जिस प्रकार से अमीबा प्रजनन विधि होती है, उसी प्रकार से कोशिका में विभाजन होता है, उसी क्रिया द्वारा कोशिका में विभाजन होता है। लेकिन वहां पर हम लोग प्रजनन को अलग नाम से जानते हैं, वहां प्रजनन की अलग विधियां होती हैं, वहां पे प्रजनन की अलग विधियों के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इसे असूत्री या समसूत्री या अर्धसूत्री कहकर पुकारते हैं। तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला तो होता है असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, और तीसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि असूत्री कोशिका विभाजन में किसी भी प्रकार के सूत्र या फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि समसूत्री कोशिका विभाजन में समान रूप से कोशिकाएं बटेंगी। और अगर हम बात करें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की, तो ये कोशिका विभाजन प्रायः प्रजनन या जनन कोशिकाओं में देखा जाता है। अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का अर्थ है आधा आधा बांट देना, कोशिकाओं को आधा आधा बांट देना। तो देखते हैं इन कोशिका विभाजन के बारे इन तीनों कोशिका विभाजन के बारे में क्लास में, इन तीनों कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं असूत्री कोशिका विभाजन के विषय में। असूत्री कोशिका विभाजन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि असूत्री, जैसा कि लिखा है इस पर स्पष्ट लिखा है, लिखा क्या है, असूत्री कोशिका विभाजन। ओके, असूत्री कोशिका विभाजन, यहाँ पे लिखा है असूत्री। आ तो यहाँ पर एक प्रत्यय हो जाएगा, आ का मतलब यहाँ ना से हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ का मतलब ना से हो जाएगा, यानी कि निगेटिव अर्थ दे रहा है, यहाँ पे ना से हो जाएगा। और सूत्री में यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार के सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। इस कोशिका विभाजन में, असूत्री कोशिका विभाजन में किसी भी प्रकार के सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। इस कोशिका विभाजन के समय किसी भी प्रकार के सूत्र का प्रयोग नहीं होता है, और इस कोशिका विभाजन में प्रगतिशीलता से या गतिशीलता से कोशिका विभाजन होता जाता है। ओके, एक मदर सेल दो डॉटर सेल में बढ़ती है, फिर इसके बाद वो डॉटर सेल मदर सेल बन जाती है, फिर इसके बाद वो 2 डॉटर सेल में बदलती है, और ऐसे करके किसी भी सूत्र का प्रयोग ना करते हुए ये विभाजन होता है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें, इस कोशिका विभाजन में किसी भी प्रकार के सूत्र या फॉर्मूले का प्रयोग नहीं होता है। ओके, इस कोशिका विभाजन में किसी भी सूत्र या फॉर्मूले का प्रयोग नहीं होता है। ओके, और ये कोशिका विभाजन और ये असूत्री कोशिका विभाजन प्रायः जीवाणु, विषाणु और प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक सेल उस कोशिका को कहा जाता है जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं हमारे तथा पादप में नहीं पाई जाती। ये कोशिकाएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? बैक्टीरिया, वायरस और जीवाणु में पाई जाती हैं। जिस प्रकार से अमीबा में अमीबा की जो प्रजनन विधि होती है वो विखंडन विधि कहलाती है। अमीबा की प्रजनन विधि क्या कहलाती है? विखंडन विधि कहलाती है। अमीबा की एक मदर सेल होती है और ये विखंडन करके, विखंडन का मतलब होता है खंडन, यानी कि बट करके। अभी बता दे रहा हूं मैं। जिस प्रकार से अमीबा में
प्रजनन होता है, जिस प्रकार से अमीबा में प्रजनन होता है, अमीबा में किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन में क्या होता है, ये अमीबा कई डॉटर सेल में बढ़ जाता है। ओके, एक मदर सेल कई डॉटर सेल में बढ़ जाती है। मदर सेल किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है तो जिस कोशिका से कोशिका विभाजन होता है उस कोशिका को मदर सेल कहा जाता है। ओके, तो ये तो रही बेसिक डेफिनेशन। ओके, जिस कोशिका से कोशिका विभाजन होता है उस कोशिका को मदर सेल कहा जाता है, और मदर सेल दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि डॉटर सेल में बढ़ जाती है। ओके, इस विधि को, जिस विधि से अमीबा प्रजनन करता है उस विधि को विखंडन विधि कहते हैं, और इसी विधि के आधार पर हमारी कोशिकाओं में भी विभाजन होता है। और इस कोशिका विभाजन को जिस प्रकार हमारी कोशिकाओं में नहीं, असूत्री कोशिकाओं यानी कि जीवाणु, विषाणु और प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसी विधि द्वारा विखंडन होता है। इसी विधि द्वारा कोशिका विभाजन होता है। ओके, इसी विधि द्वारा कोशिका विभाजन होता है, और इस विधि को असूत्री विभाजन विधि भी कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन से जीवों में ये असूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन कौन से जीवों में होता है, तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि जीवाणु में होता है ये असूत्री कोशिका विभाजन जीवाणु में होता है। विषाणु में होता है, विषाणु में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। विषाणु में असूत्री कोशिका विभाजन होता है, विषाणु। और किस में होता है, और होता है कुछ कवक की प्रजातियों में भी होता है, और होता है, अगर हम लोग सीधा कहें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। असूत्री कोशिका विभाजन सीधा अगर कहा जाए, ऐसे तो हम किस को गिनेंगे, जीवाणु, फफूंदी, कवक, विषाणु, हम गिनते पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सीधा कह दें कि जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं, अविकसित कोशिकाएं या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये वाला कोशिका विभाजन होता है। ओके, अविकसित कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो असूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन में किसी भी प्रकार के सूत्र या फॉर्मूले का प्रयोग नहीं होता है। धड़ल्ले से कहा जाए सीधा तो धड़ल्ले से इस पे कोशिका विभाजन होता चला जाता है, और इस प्रकार से बैक्टीरिया, वायरस और विषाणु इस प्रकार से अपनी जनसंख्या यानी कि अपनी प्रजाति का अस्तित्व बचाते हैं। ओके, इस प्रकार से ही कोरोना वायरस फैला था, इसी कोशिका विभाजन विधि से। और इस कोशिका विभाजन विधि के माध्यम से ही बहुत सारे वायरस फैलते हैं। ओके, और ये कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो विषाणु में होता है, जीवाणु में होता है, और अविकसित कोशिकाओं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। ओके, इस कोशिका विभाजन को असूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। और समसूत्री कोशिका विभाजन तब होता है जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है, या घाव होता है, या फिर किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर की कोशिकाओं की क्षति होती है, तब हमारे शरीर में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन में समान रूप से कोशिकाएं बढ़ती हैं, और इस कोशिका विभाजन में विभिन्न चरण होते हैं, और उन चरणों के माध्यम से ही ये कोशिका विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन में मुख्यतः 6 चरण होते हैं, और इन 6 चरणों के माध्यम से ही समसूत्री कोशिका विभाजन संपन्न होता है। और इस प्रकार से हमारी पुरानी कोशिकाओं के मरने पर नई कोशिकाएं आती हैं जो घाव भरने का काम करती हैं। तो देखते हैं हम लोग समसूत्री कोशिका विभाजन के विषय में। आइए देखते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन के विषय में। सबसे पहले तो नाम में ही छिपा है समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी कि जिस कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का आदान प्रदान समान रूप से होता है उस कोशिका विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें सूत्र या फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, और इस सूत्र या फॉर्मूले में कायिक कोशिकाओं में विभाजन होता है। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन में समान रूप से क्रोमोसोम का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले तो समसूत्री कोशिका विभाजन में समान रूप से
का आदान होता है, आदान होता है। आदान होता है। ओके, समान रूप से गुणसूत्रों का आदान होता है, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि एक मदर सेल ओके, मदर सेल कौन होती है? जो बढ़ती है। ओके, और ये हमेशा, मैं ये बात बताऊंगा कि ये हमेशा, ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये हमेशा उन स्थानों पर होता है, शरीर में ही होता है, मानव शरीर में होता है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है। ओके, उनमें ये कोशिका विभाजन होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं या फिर कह सकते हैं कि हमारी कोशिकाओं और जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ये कोशिका विभाजन होता है। इस कोशिका विभाजन में एक मदर सेल दो डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है और दोनों तरफ समान रूप से क्रोमोसोम समान रहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या दोनों तरफ समान रहती है। ओके, और ये हमेशा घाव वाले स्थानों में ही होता है, जहां कोशिकाओं की क्षति होती है, उन स्थानों पर ये समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये कई फेजेस में होता है, जो 5 फेज होते हैं। सबसे पहले तो इंटरफेज, फिर इसके बाद प्रोफेज, फिर इसके बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। इस प्रकार से ये कोशिका विभाजन समाप्त होता है। और ये किन कोशिकाओं में होता है? तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन, यह विभाजन काय कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन काय कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो यह विभाजन काय कोशिकाओं में होता है। काय कोशिकाएं यानी कि जिनसे हमारे शरीर यानी कि काया का निर्माण होता है, उन कोशिकाओं से काय कोशिका, कायिक यानी कि शरीर की कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाएं। ओके, काया पर्यायवाची है शरीर का पर्यायवाची क्या है? तो काया है। तो ये कोशिका विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? शरीर की कोशिकाओं में होता है या फिर काय कोशिकाओं में होता है। शरीर की कोशिकाएं यानी कि शरीर किन में पाया जाता है? तो शरीर या तो पादपों में पाया जाता है। शरीर कहाँ पर पाया जाता है? या तो पादप यानी कि पौधों में पाया जाता है शरीर, या तो पौधों में पाया जाता है। दूसरा यदि बात की जाए तो शरीर किस में होता है? जंतुओं में होता है। जंतुओं में हम लोग भी आते हैं, जीव जंतुओं में या जानवरों में हम लोग भी आते हैं, और गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारे जीव जंतु भी आते हैं। तो जीव जंतुओं और पादपों में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इनकी कोशिकाएं ही काय कोशिकाएं कहलाती हैं, जिनसे काया का निर्माण होता है। और जो कोशिकाएं हमें दिखती हैं उन्हें भी हम लोग काय कोशिकाएं कह सकते हैं। जो कोशिकाएं हमें दिखती हैं यानी कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से जो कोशिकाएं हमें दिख जाती हैं वो तो बैक्टीरिया की भी दिखती हैं, लेकिन जो कोशिकाएं सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिन कोशिकाओं के द्वारा बनाया गया शरीर हमें दिखता है, जिन कोशिकाओं के माध्यम से बनाया गया शरीर, जिन कोशिकाओं के माध्यम से बनाई गई काया हमें दिखती है, उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उन कोशिकाओं को काय कोशिका कहा जाता है। या फिर हम इन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कह सकते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कह सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कह सकते हैं। साथ ही साथ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोशिका जो काय कोशिकाएं होती हैं वो काय कोशिकाएं स्पर्म तथा ओवम में नहीं पाई जाती हैं। काय कोशिकाएं स्पर्म तथा ओवम में नहीं पाई जाती हैं। ये जरूरी है कि काय कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन ये काय कोशिकाएं जनन हार्मोन्स में नहीं पाई जाती हैं, यानी कि स्पर्म तथा ओवम में ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं स्पर्म तथा ओवम में नहीं पाई जाती हैं, यानी कि शुक्राणु तथा अंडाणु में ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ओके, उनकी कोशिकाएं अलग होती हैं, और वो जब कोशिका विभाजन करते हैं तो वो कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है, क्योंकि इनमें आधे आधे क्रोमोसोम बंट जाते हैं।
ओके, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले इसके फेजेस के बारे में देख लेते हैं आपकी जानकारी के लिए। इसमें सबसे मेन बात तो यही थी कि स्पर्म तथा ओवम कायिक कोशिकाओं से नहीं बने होते हैं, और ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है। ओके, कायिक कोशिकाएं क्या नहीं होती हैं, तो स्पर्म तथा ओवम कायिक कोशिकाएं नहीं होती हैं। पेड़ पौधे तथा जंतुओं में कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, या फिर इनकी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कह सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का आदान समान रूप से हो जाता है। ओके, गुणसूत्रों का आदान समान रूप से होता है, और ये प्रायः उन्हीं स्थानों पर होता है, हमारे शरीर के उन्हीं स्थानों पर होता है जहां पर किसी भी प्रकार की कोशिका क्षति होती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके फेजेस के बारे में, कितने फेजेस में ये होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके फेजेस के बारे में, यानी कि इसके चरण के बारे में। जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, इसके चरण कितने होते हैं? तो इसके चरण कुल 5 होते हैं। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, कौन कौन से चरण होते हैं? तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, इन 5 चरणों में ही समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ओके, जिस प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और हमारे शरीर में कुल 5 विधियों द्वारा कोशिका विभाजन होता है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो 5 विधियों के माध्यम से ही बढ़ती हैं। चलिए देख लेते हैं इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज जो अवस्था होती है, इस चरण, यह जो चरण है समसूत्री कोशिका विभाजन का, ये सबसे बड़ा चरण है। इंटरफेज हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन का सबसे बड़ा चरण इंटरफेज होता है, सबसे बड़ा चरण। ओके, इसे हम क्या कह सकते हैं? तो ये इंटरफेज समसूत्री कोशिका विभाजन का सबसे बड़ा चरण होता है। इसी के माध्यम से कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है, और इसके द्वारा डीएनए का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? तो दोनों ओर के लिए, 2 डॉटर सेल्स के लिए क्या किया जाता है? डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसके माध्यम से डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण होता है, और क्या होता है इसके द्वारा? दूसरा तो होता है क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। देखो, ये है कोशिका। इस कोशिका में जब इसमें कोशिका विभाजन शुरू होगा और इंटरफेज अवस्था आएगी, तो इस कोशिका में डीएनए का निर्माण होगा। डीएनए का निर्माण अतिरिक्त होगा, जिससे ये दोनों कोशिकाओं के लिए भरपूर हो सके, दोनों कोशिकाओं के लिए पर्याप्त हो सके। डीएनए दोनों कोशिकाओं के लिए पर्याप्त हो सके, जिससे क्या होगा? डीएनए का निर्माण होगा। ओके, और क्या होगा? क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं। ओके, इस अवस्था में गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका में ही अलग अलग हो जाते हैं। अभी कोशिका बटी नहीं है, इस कोशिका के अंदर गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, और गुणसूत्र अधिक संख्या में कोशिका में विद्यमान हो जाते हैं, ताकि कोशिका तैयार हो सके। डीएनए और गुणसूत्र के माध्यम से कोशिका तैयार हो सके एक नई कोशिका को जन्म देने के लिए। ओके, सबसे बड़ा चरण इंटरफेज ही होता है। सबसे बड़ा चरण, कोशिका विभाजन का सबसे बड़ा चरण इंटरफेज होता है। इस चरण में डीएनए का निर्माण होता है तथा गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? तो प्रोफेज में स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। अब इसको हम लोगों को समझना होगा, स्प्लिंडर फाइबर क्या होता है। आइए देखते हैं स्प्लिंडर फाइबर के बारे में। स्प्लिंडर फाइबर क्या होता है? सेंट्रोसोम के माध्यम से, तारक काय के माध्यम से जो कोशिकांग है सेंट्रोसोम, क्या नाम है उसका? सेंट्रोसोम, या फिर इसे हम तारक काय कहेंगे, हिंदी में इसे तारक काय कहेंगे। ओके, इसके माध्यम से एक तुर्क धागे का निर्माण होता है, यानी कि एक स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। प्रोफेज में क्या होता है? स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। आइए देखते हैं स्प्लिंडर फाइबर क्या है।
स्प्लेंडर फाइबर एक तुर्क धागा होता है। स्प्लेंडर फाइबर क्या होता है, तो एक धागे के समान संरचना होती है। सेंट्रोसोम द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सेंट्रोसोम के द्वारा सेंट्रोसोम के माध्यम से ही स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। स्प्लेंडर फाइबर एक धागे के समान संरचना होती है। स्प्लेंडर फाइबर के माध्यम से क्या होता है, प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर जब केंद्रक के ऊपर आ जाता है, केंद्रक के ऊपर जब स्प्लेंडर फाइबर आ जाता है तो केंद्रक क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर आ जाता है, प्रोफेज में स्प्लेंडर फाइबर आ जाता है। फाइबर आ जाता है और क्या होता है, और इस फेज में चलिए देखते हैं प्रोफेज के बारे में देख रहे थे हम लोग क्या। तो स्प्लेंडर फाइबर का इस फेज में क्या होता है, स्प्लेंडर फाइबर का इस फेज में निर्माण होता है। ओके, इस फेज में एक स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। स्प्लेंडर फाइबर एक धागे के समान संरचना होती है और इसका निर्माण तारक काय के माध्यम से होता है। ओके, तारक काय के माध्यम से, सेंट्रोसोम के माध्यम से इसमें सेंट्रोसोम के द्वारा इसमें क्या होता है, तुर्क धागे का निर्माण होता है इस फेज में, जिसका नाम है प्रोफेज। प्रोफेज में तुर्क धागे का निर्माण होता है, तुर्क धागे का निर्माण होता है। ओके, और इस फेज में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन संपूर्ण हो जाता है। इसी फेज में केंद्रक का विभाजन इस फेज में संपूर्ण हो जाता है। इस कोशिका विभाजन की, समसूत्री कोशिका विभाजन की इस शाखा में या समसूत्री कोशिका विभाजन के इस चरण में केंद्रक का विभाजन क्या हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। केंद्रक का विभाजन इस फेज में यानी कि प्रोफेज में संपूर्ण हो जाता है और इस फेज में क्या होता है, स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है। स्प्लेंडर फाइबर क्या होता है, तो स्प्लेंडर फाइबर क्या होता है, एक धागे के समान संरचना होती है और इस धागे की समान संरचना के माध्यम से कोशिका दो भागों में विभाजित होती है, एक नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला भाग, और ये कड़ा होता चला जाता है। अन्य फेजेस में ये कड़ा होता चला जाता है और क्या होता है, इस फेज के माध्यम से कोशिका विभाजन संपूर्ण होता है। ओके, अभी तो हमारा केंद्रक का विभाजन हुआ था, अब हम करेंगे किसका, कोशिकांगों का विभाजन। मेटा फेज में हम लोग किसका करेंगे, कोशिकांगों का विभाजन करेंगे। ओके, मेटा फेज में हम लोग कोशिकांगों का विभाजन करेंगे। पहली बात तो ये जो मेटा फेज है ये हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे महत्वपूर्ण फेज है। अध्ययन की सुविधा के लिए ये सबसे उत्तम फेज है। मेटा फेज अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे उत्तम फेज है। इस फेज में स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण, जो हमारा स्प्लेंडर फाइबर यानी कि तुर्क धागे का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था प्रोफेज में, इस फेज में क्या होता है, इस फेज में स्प्लेंडर फाइबर यानी कि तुर्क धागे का निर्माण संपूर्ण हो जाता है। मेटा फेज में तुर्क धागे का निर्माण संपूर्ण हो जाता है। ओके, संपूर्ण रूप से तुर्क धागा बन जाता है। ओके, ये कह सकते हैं संपूर्ण रूप से तुर्क धागे का निर्माण हो जाता है, और संपूर्ण रूप से तुर्क धागे का निर्माण जब हो जाता है तो वो तुर्क धागा कोशिका के सभी अंगों के ऊपर चढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह अंगों के ऊपर वो स्प्लेंडर फाइबर चढ़ जाता है, और संपूर्ण कोशिका के अंदर बल्कि संपूर्ण कोशिका के ऊपर भी ये स्प्लेंडर फाइबर चढ़ जाता है। जहां से कोशिका का विभाजन होना होता है वहां से स्प्लेंडर फाइबर चढ़ जाता है। धागे की समान संरचना होती है, सेंट्रोसोम के माध्यम से स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है, और ये क्या होता है, सभी कोशिका के अंगों में भी चढ़ जाता है। ओके, और क्या होता है, ये कोशिकांग आगे चल करके दो भागों में बट जाते हैं और वो नए कोशिकांगों को जन्म देते हैं। 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, 2 गोल्गी काय हो जाएगा, 2 राइबोसोम हो जाता है, और वगैरह वगैरह सारे अंग डबल हो जाते हैं कोशिका में। ओके, जब तुर्क धागे का निर्माण संपूर्ण हो जाता है तब जो कोशिकांग होते हैं वो डबल हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। ओके,
अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एनाफेज के बारे में। एनाफेज में क्या होता है, ये सारे कोशिकांग बट जाते हैं, कोशिकांग दो भागों में बट जाते हैं और कोशिका में ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव होता है ये, ओके। ध्रुव क्या है, पृथ्वी में ध्रुव क्या होते हैं, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी में ध्रुव क्या है, तो ध्रुव एक ये है और ध्रुव ये है, यानी कि ऊपर और नीचे ध्रुव होते हैं। वैसे ही हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका की। और कोशिका में ध्रुव क्या होंगे, तो कोशिका में ध्रुव या तो ये होंगे या तो ऊपर और नीचे वाले होंगे। कोशिका में ध्रुव या तो ऊपर और नीचे वाले होंगे या फिर दाएं और बाएं वाले होंगे, ओके, दाएं और बाएं वाले होंगे। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि तुर्क धागा इस पे चढ़ा है और सारे कोशिकांग डबल हो चुके हैं और क्या होगा, ये कोशिकांग ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। और क्या होगा, यहाँ से ये स्प्लेंडर फाइबर इस कोशिका को काट देगा और इंटरफेज में ये कोशिका विभाजन संपूर्ण हो जाएगा और संपूर्ण रूप से कोशिका दो भागों में बढ़ जाएगी और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, एनाफेज में कोशिकांग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, की ओर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। देखिए मैंने बताया भी है, ये ध्रुव है, इन ध्रुवों की ओर सारे कोशिकांग चले गए, ओके। डबल कोशिकांग हो चुके थे मेटाफेज में, ओके, सॉरी, जब तुर्क धागे का निर्माण संपूर्ण हो चुका था तभी ये कोशिकांग कैसे हो चुके थे, डबल हो चुके थे और ये डबल कोशिकांग एक ही कोशिका में थे। और जब स्प्लेंडर फाइबर ने थोड़ा जोर दिया तो ये क्या हुए, एनाफेज में ये सारे कोशिकांग ध्रुवों की ओर चले गए। ये कोशिकांग जो, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था कि एनाफेज में कोशिकांग डबल होते हैं, नहीं, एनाफेज में कोशिकांग डबल नहीं होते हैं। जब तुर्क धागे का निर्माण संपूर्ण हो जाता है यानी कि मेटाफेज में कोशिकांग डबल हो जाते हैं और ये कहाँ पर चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और क्या होता है, फिर इसके बाद टेलोफेज में ये कोशिका विभाजन संपूर्ण हो जाता है, कोशिका विभाजन संपूर्ण हो जाता है और क्या होता है, एक नई कोशिका का निर्माण होता है, विभाजन संपूर्ण हो जाता है और क्या होता है, एक नई कोशिका का निर्माण होता है और स्प्लेंडर फाइबर यानी कि तुर्क धागा गायब हो जाता है, धागा गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, तुर्क धागा गायब हो जाता है, ओके। इस प्रकार से हमारे पांचों विधियों में हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन संपूर्ण होता है, ओके। इन पांचों विधियों में हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन संपूर्ण होता है। और आज की क्लास इतनी ही, आगे की क्लासेस में हम लोग समझेंगे, अभी समझ लेते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के विषय में। अभी देख लेते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, तो इसमें कोई तो दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। इंटरफेज में पहला चरण था, सबसे बड़ा चरण होगा। इस चरण में क्या होगा, डीएनए का निर्माण हो जाएगा, गुणसूत्र अलग अलग हो जाएंगे। प्रोफेज में क्या होगा, सेंट्रोसोम तुर्क धागे का निर्माण कर देगा और वो क्या करेगा, केंद्रक का विभाजन संपूर्ण कर देगा। मेटाफेज में क्या होगा, अध्ययन की सुविधा से ये जो फेज है, चरण है, ये लाभदायक है और जो तुर्क धागा है वो संपूर्ण रूप से कोशिकांगों के ऊपर चढ़ जाएगा और कोशिकांगों को दो भागों में विभाजित कर देगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जो एनाफेज होगा इसमें सारे कोशिकांग ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। कोशिका में ध्रुवों की ओर कोशिकांग जाते हुए मैंने भी दिखाया है, ओके। टेलोफेज में इस कोशिका विभाजन संपूर्ण हो जाएगा और तुर्क धागा गायब हो जाएगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के विषय में। चलिए देख लेते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के विषय में, ओके। आइए देखते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को जानने से पहले हम लोग इसके विषय में समझ लेते हैं। इस कोशिका विभाजन में क्या होता है, ये कोशिका विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं में होता है। ये कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो ये कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में ये कोशिका विभाजन देखा जाता है, ओके, जनन कोशिकाओं में, ओके। इसमें दो
दो मदर सेल्स, इसमें दो मदर सेल्स 4 डॉटर सेल्स में बट जाती हैं। ओके, और डॉटर सेल्स को क्या कहा जाता है? ऑलोसोम और ऑटोसोम कहा जाता है। देखो मेन इसमें जनन कोशिकाओं में ये कोशिका विभाजन होता है। ओके, इसमें मेन क्या होता है? ऑलोसोम और ऑटोसोम। मेल में होते हैं, मेल में 2 होते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सारे गुणसूत्रों को मिलाकर के कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, ये हमने पढ़ा है। ओके, और मेल में 2 कोशिकाएं होती हैं विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय 2 कोशिकाएं होती हैं, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ओके, और फीमेल में भी ऐसे ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। फीमेल में भी ऑटोसोम होता है और एक तरफ होता है ऑलोसोम। जब विभाजन होता है तो ऐसे ही होता है, उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ओके, इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो हमें 44 क्रोमोसोम वैसे ही चाहिए है, क्योंकि एक जब बॉडी बनेगी तो उसमें 46 तो क्रोमोसोम हो गई। और ये वाले जो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम होते हैं 22। ओके, इसमें भी ऑटोसोम कितने होते हैं? 22। इसके भी गैमेट कितने होते हैं? 46 होते हैं, यानी कि इसमें भी क्रोमोसोम 46 होते हैं और इसमें भी क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। ओके, उन 46 क्रोमोसोम में ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 होते हैं। ऑटोसोम इसमें भी 22 होते हैं। ओके, ठीक है, 22 जोड़ा होते हैं, 22 नहीं होते हैं, 22 जोड़ा होते हैं, जोड़ा। और इसमें भी 22 जोड़ा होते हैं, तभी तो 44 होंगे। ओके, इसमें भी 44 हो जाएंगे। और क्या होता है? इसमें इसमें क्या होता है? 2 क्रोमोसोम अलग से पाए जाते हैं, जिसे ऑलोसोम कहा जाता है। 2 क्रोमोसोम अलग से पाए जाते हैं। अगर हम लोग मेल की बात करें, यहाँ पूरा मेन इसमें ऑलोसोम का ही होता है। प्रजनन के समय, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय ऑलोसोम के माध्यम से ही कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? 2 ऑलोसोम, 2 मुख्यतः 2 क्रोमोसोम होते हैं ऑलोसोम में, एक्स और वाई। ओके, और फीमेल में क्या होता है? इसमें एक्स और वाई होते हैं, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑलोसोम क्या होते हैं? एक्स और एक्स फीमेल में होते हैं। जब एक्स और एक्स ऑलोसोम मिलते हैं, ऑलोसोम, ये क्रोमोसोम की घटनाक्रम हो रहा है, ये क्रोमोसोम की बात चल रही है यहाँ पे जनन कोशिकाओं में। मेल की जो क्रोमोसोम होते हैं, मेल में कुल 46 होते हैं। मेल या फीमेल किसी की भी बात करो, मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। तो मेल की बात करो या फिर फीमेल की बात करो। ओके, मेल की बात की जाए तो मेल में क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटा जाता है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। और फीमेल में भी क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटा जाता है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम कुल 22 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं ऑटोसोम में, और इसी प्रकार की स्थिति कुछ फीमेल्स में भी देखी जाती है। ओके, लेकिन हम ऑलोसोम की बात करें तो फीमेल में 2, वैसे मेल में भी 2 ऑलोसोम होंगे और फीमेल में भी 2 ऑलोसोम होंगे, लेकिन जब हम उन ऑलोसोम के नाम देखते हैं तो एक ऑलोसोम का नाम मेल में होगा एक्स। ओके, और दूसरे ऑलोसोम का नाम वाई होगा मेल में। लेकिन फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में पहले क्रोमोसोम का भी नाम एक्स होगा और दूसरे ऑलोसोम क्रोमोसोम का भी नाम क्या होगा? एक्स होगा। ओके, अब जब विभाजन होगा तो यहां से हमारे क्रोमोसोम आएंगे और यहां से भी क्रोमोसोम आएंगे। ओके, यहां से क्रोमोसोम आएंगे और यहां से भी क्रोमोसोम आएंगे। यहां से कुल 22 क्रोमोसोम आएंगे। और ऑटोसोम की बात की जाए तो यहाँ से हम लोग पूरा यही ले रहे हैं, यहाँ से 22 क्रोमोसोम आ जाते हैं। 22 जोड़ा में से 22 क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे पेयर था, जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे कोई जोड़ा नहीं है। ओके, यहाँ से भी 22 क्रोमोसोम आएंगे। ओके, क्या बन गए ये? 22 44 क्रोमोसोम, यानी कि जोड़ा में हो गए, एक जोड़ा क्रोमोसोम बन गए। अब हम लोग बात करेंगे ऑलोसोम की। ऑलोसोम में से या तो एक्स आएगा या फिर वाई आएगा। कहां से? मेल से। ओके,
देख लेते हैं। अगर यहाँ से x आया, क्योंकि हमें बनाने तो यहाँ पे 46 है ना, बनाने कुल क्रोमोसोम हमें 46 हैं और 44 हमारे पास पहले से हैं। 22 हमारे ऑटोसोम आ चुके हैं यहाँ से फीमेल से, और मेल से हमारे पास 22 आ चुके हैं। तो 22 जब जुड़े तो कितने हो गए, 44 हो गए। और हमें कुल कितने लेने हैं, 46 क्रोमोसोम लेने हैं। 46 क्रोमोसोम में से 44 तो हमारे पास आ चुके हैं ना, 46 में से 44 गए, 2 बचे। हमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम की जरूरत है। अगर 2 से 1 बढ़ गया तो वहां पे क्या होगा, जो आने वाली संतान होगी वो किसी न किसी विकृति की शिकार हो जाएगी। ओके, किसी न किसी विकृति की शिकार हो जाएगी। इसलिए हमें, और अगर एक कम हो गया, अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो उसमें एक अंग कम हो जाएगा। ओके, किसी न किसी रूप से वो विकलांग हो जाएगा। ओके, हमें कुल लेना कितना है, सिर्फ 2 क्रोमोसोम। अगर हमने 2 से 3 लिए तो उसमें विकृति पैदा हो जाएगी, जो आने वाली संतान होगी। और अगर हमने 2 से 1 ले लिया तो उसमें क्या होगा, विकलांगता आ जाएगी। इसलिए हमें क्या लेना है, 2 क्रोमोसोम लेने हैं, सिर्फ 2 क्रोमोसोम लेने हैं ऑलोसोम से। ओके, ऑटोसोम से तो ले लिए 22, यहाँ से ले लिए 22, यहाँ से ले लिए 22, यहाँ से पिक किए 22, यहाँ से पिक किए 22, 44 हो गए। अब हमें 2 क्रोमोसोम और लेने हैं। अगर हम यहाँ से X क्रोमोसोम ले रहे हैं और यहाँ से हमारा X क्रोमोसोम आ गया, तो ये 2 क्रोमोसोम मिल गए। 44 और 2 कितने हो गए, 44 और 2 46 हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे X और X बन गया तो वो क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा, क्योंकि ऑलोसोम फीमेल में X और X होते हैं। ओके, अगर X और X क्रोमोसोम आ गए यहाँ से, तो कुल मिला करके फीमेल से कुल मिला कुछ भी मिला लीजिए, फीमेल से तो X ही आएगा, क्योंकि उसके पास X ही है। ओके, फीमेल से क्या आएगा, X आएगा। लेकिन मेल से संभावनाएं बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, या तो यहाँ से X आएगा या फिर यहाँ से क्या आएगा, Y आएगा। अगर यहाँ से Y आ जाता है और यहाँ से तो X आएगा ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके पास तो X ही है। ओके, अगर यहाँ से Y आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, एक जो संतान होगी वो लड़का होगा। ओके, और अगर यहाँ से X और X हो जाते हैं तो यहाँ पे संतान क्या होगी, लड़की होगी। डिपेंड क्या करता है, मेल पे डिपेंड करता है। मेल ने जो क्रोमोसोम मेल से आते हैं, अगर यहाँ से X आ गया तो लड़की होगी, अगर Y आ गया तो लड़का होगा। ओके, यहाँ से अगर Y आ गया तो क्या होगा, लड़का होगा। और X आ गया यहाँ से मेल से अगर X आ गया तो यहाँ क्या होगी, लड़की होगी। ओके, तो कुल मिलाकर के हमें 2 क्रोमोसोम मिल जाएंगे और 46 क्रोमोसोम यहाँ पर भी बन जाएंगे। इस प्रकार से असूत्री कोशिका विभाजन संपूर्ण हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो लास्ट टॉपिक था ये असूत्री विभाजन, ये जनन कोशिकाओं में होता है। और जनन कोशिकाओं में क्या होता है, मेल की जो जनन कोशिकाओं में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। इनमें मुख्यतः क्रोमोसोम के माध्यम से कोशिका विभाजन होता है, गढ़सूत्रों के माध्यम से कोशिका विभाजन होता है। मेल में कुल 46 गढ़सूत्र पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मनुष्य में 23 जोड़ा या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, 46 क्रोमोसोम, या फिर बात की जाए मेल की या फिर बात की जाए फीमेल की, दोनों में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। ओके, इन क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम और दूसरा क्रोमोसोम होगा कौन सा, ऑलोसोम। तो 2 क्रोमोसोम को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम कुल 22 होते हैं और ऑलोसोम 2 होते हैं। ओके, मेल में भी 2 होते हैं, फीमेल में भी 2 होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि ऑलोसोम 2 होते हैं, लेकिन मेल में X और Y होता है, जबकि फीमेल में ऑलोसोम का नाम होता है X और X। यहाँ से 22 क्रोमोसोम आते हैं ऑटोसोम से, और यहाँ से 22 क्रोमोसोम आते हैं, 44 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ से 22 आ गए, यहाँ से 22 आ गए, तो फिर इन लोगों का तो घट जाएगा ना 22, फिर इनके पास 2 ही रह जाएगा क्या, नहीं। इनके पास जो क्रोमोसोम थे ऑटोसोम, कुल 22 जोड़ा थे, पेयर में थे। ओके, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 44 क्रोमोसोम थे। इसके पास भी 44 क्रोमोसोम थे और इसके पास भी 44 क्रोमोसोम थे। 44 में से 22 यहाँ पे आ गए और 44 में से 22 यहाँ पे आ गए। 22 मिले तो कितने हो गए, 44 हो गए। और यहाँ से X आया
और यहाँ से एक्स या वाई में से कोई भी आ सकता है और हमें 2 क्रोमोसोम यहाँ पे मिल गए। 44 और 2 मिले तो 46 हो गए। अगर यहाँ से एक्स आया तो ये लड़की होगी और अगर यहाँ से वाई आया तो ये लड़का होगा। यहाँ से अगर वाई आया मेल की ओर से, अगर वाई आया, क्योंकि वाई इसी के पास है, वाई दोनों में से किसी के पास नहीं है, सॉरी फीमेल में दोनों में से किसी के पास वाई नहीं है, लेकिन इसके पास वाई है। वाई अगर यहाँ से आया तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ओके, हमें तो 2 से मतलब था, हमारा बन गया यहाँ पे पेयर और अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री और असूत्री में बहुत अंतर है। असूत्री में किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं होता है, अर्धसूत्री में इतना बड़ा फॉर्मूला का प्रयोग होता है। ओके, ऑटोसोम, ओलोसोम, मेल में भी और फीमेल में भी। इस प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होता है। अगर बाई चांस यहाँ से अगर 3 क्रोमोसोम आ गए, अगर संभावना यहीं पे बनेगी, अगर एक्स वाई यहाँ से दोनों आ गए और यहाँ से तो एक आएगा, एक्स आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किन्नर या फिर कुछ विकृति आ जाएगी। और अगर यहाँ पे एक कम हो गया, एक अगर कम हो गया, यानी कि सिर्फ 45 क्रोमोसोम मिले, एक ही क्रोमोसोम आया मेल की ओर से या फीमेल की ओर से, तो क्या हो जाएगा, इसमें किसी न किसी रूप से विकलांगता हो जाएगी। ओके, इसलिए पूरे लाओ, लड़की बना दो इसे। ओके, तो हमारा दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो आने वाली संतान में 46 क्रोमोसोम होंगे और पूर्ण रूप से स्वस्थ संतान होगी। इस प्रकार से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन, आज हमारा टॉपिक जो था कोशिका विभाजन का, वो कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द हिस्टोरी का। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है और नहीं भी आया तो उसको बार बार देखिएगा, मेरी यही सलाह रहेगी आप लोगों को। और समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। ओके, गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद।